अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना 6th लेक्चर शुरू करने लगे हैं जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एप्लीकेशन है। उसका नाम है कि अ पार्टिकल ट्रैप इन इन्फिनिट डी पोटेंशियल वेल। इसके अंदर क्या है कि एक पार्टिकल है कोई भी जो कि एक पोटेंशियल वेल के अंदर ट्रैप हो गया, उसकी हमने उस पार्टिकल की हमने वेव फंक्शन निकालेंगे, उसके साथ साथ हम उसकी एनर्जी निकालेंगे, उसकी पार्टिकल की जो एनर्जी है वो क्या है। तो देख लेते हैं कि हमने एक रॉड लिया, 0 से L उसकी लेंथ है, और इस रॉड के अंदर जो पार्टिकल है वो ट्रैप हो गया, इस रॉड के अंदर पार्टिकल ट्रैप हो गया, और इस रॉड के साथ हमने एक सर्किट बना दिया जो कि नेगेटिव पोटेंशियल दोनों साइड से हमें दे रही है। अगर जब पार्टिकल फ्रीली मूव करेगा बिटवीन दिस रॉड, और जैसे ही वो इन किनारों पर पहुंचेगा तो आप यूँ कह लें कि नेगेटिव उस इलेक्ट्रॉन को, उस पार्टिकल को रिपेल करेगा, और यहाँ पे जब ये इस किनारे पर पार्टिकल पहुंचेगा तो ये नेगेटिव पोटेंशियल इसको रिपेल कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल फ्रीली मूव करता रहेगा इस रॉड के बिटवीन। यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताऊं कि ये मैंने एक डायग्राम बनाई जिसके अंदर ये पार्टिकल है और ये हमारे पास जो ये वाल्स हैं, दो वाल्स हैं, यानी कि हाई पोटेंशियल है, और पार्टिकल हमारा इन दोनों वाल्स के दरमियान कहीं पे ट्रैप हुआ है, जो उसके साथ जो वेव एसोसिएट है वो जो मैंने दिखा दिया। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये है कि जो पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है, पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी वो आउटसाइड इन्फिनिटी है, बहुत ज़्यादा है, यानी कि आउटसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनसाइड पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास है 0 है। वो किस तरह कि एनर्जी हमारे पास इज इक्वल टू टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv का स्केयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैं v0 से जाहिर करता हूँ। चूँकि मेरा पार्टिकल मूव करेगा इनसाइड द पोटेंशियल वेल, तो जिसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब क्या, टोटल एनर्जी जो सी है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका दूसरा ये भी मीनिंग है कि काइनेटिक एनर्जी हरकत की वजह से एनर्जी होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी भी पार्टिकल की में जो उसकी पोजीशन की वजह से अगर वो रेस्ट किया जाता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पार्टिकल अगर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, उसके सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी मौजूद होने का मतलब ये है कि वो पार्टिकल उसके अंदर हरकत कर रहा है। अब हम यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन क्या है कि जो सबसे पहले हमारा जो पोटेंशियल है V0 मैं कह दूँ पोटेंशियल, वो मैं बता देता हूँ कि 0 कब है और इन्फिनिट कब है। हमारा जो पोटेंशियल है यानी कि वो इनसाइड दीवाल वो 0, यानी कि x हमारा जब L और 0 के बिटवीन होगा तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो 0 है। और इन्फिनिट कब है, अदरवाइज उसका जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिट है। पोटेंशियल हमारा इस के अंदर 0 है, यानी कि पोटेंशियल हमारे पास 0 आ गया, लेकिन आउटसाइड इन्फिनिटी है। एक तो ये हमने कंडीशन लिख दी। अब इस वेव के साथ जो इस वेव फंक्शन जो है, इस पार्टिकल की जो वेव है उसका वेव फंक्शन, उसको निकालने के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, वो लिख लेते हैं -h का स्क्वायर ओवर 2m इंटू करली स्क्वायर साई और करली x का स्क्वायर प्लस V0 साई इज इक्वल टू ए साई। ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का मकसद क्या, हम बेसिकली जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है इसको हम सॉल्व करते हैं किसी पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है उसका वेव फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन पता लग जाए तो हम उस पार्टिकल के वेव फंक्शन से उसकी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, उसकी एनर्जी लेवल्स के बारे में बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसका वेव फंक्शन निकालेंगे। इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, -h का स्क्वायर ओवर 2m करली स्क्वायर ओवर करली x का स्क्वायर प्लस V0, यहाँ से भी मैं साई कॉमन ले लूँ, इज इक्वल टू ई साई। लास्ट टाइम हमने h इंटू साई इज इक्वल टू ई साई, यानी कि हैमिल्टोनियन हमने पढ़ा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे आप बात ही ध्यान से आपने रखनी है कि यहाँ पे जो साई ये वेव फंक्शन ये नहीं है, ये आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन क्या होता है वो हम इंशाल्लाह पास्टुलेट पढ़ेंगे तो उसके अंदर में पता लगेगा कि साई जो सा है वो आइगन फंक्शन कैसे होता है और वेव फंक्शन कब होता है। तो ये हमारे पास जो साई है ये आपने अंडरस्टूड रहना है कि ये हमारे पास आइगन फंक्शन है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। अब हम अपनी ये जो लिमिट्स हैं, जो हमने लिमिट अप्लाई की हुई है इस रॉड के ऊपर, वो अप्लाई करते हैं कि जब हमारे पास पोटेंशियल 0 है, कब, जब पार्टिकल 0 और L के बिटवीन है। तो अप्लाई कर लेते हैं, पोटेंशियल 0 पुट करते हैं, V0 है बिटवीन x L के और 0 के जब बिटवीन है,
वैल्यू पुट करते तो माइनस एच कट का स्केयर ओवर 2m करली स्केयर साई ओवर करली एक्स का स्केयर, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ई इंटू साई। तो मेरे पास ये कुछ इस से मुसावात बन जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस रकम को उठा के करली स्केयर, अब करली स्केयर की जगह पे मैं इसको डी स्केयर कर देता हूँ। डी स्क्वायर क्यों करता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डी स्क्वायर मैंने क्यों किया, इज इक्वल टू माइनस का 2m ओवर एच कट का स्केयर इंटू ई साई। यहाँ पे अब डी स्केयर साई ओवर डी एक्स का स्केयर प्लस 2m ओवर एच कट का स्केयर इंटू ई साई इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैंने आगे हम इसको करली स्केयर यूज़ करते थे, लेकिन अब मैंने इसको डी में शिफ्ट कर दिया। डी में इसलिए शिफ्ट किया, जो करली हम लेते हैं यानी कि जो पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं वो हम तब लेते हैं जब हमारे पास कोई जब भी कोई पार्टिकल या कोई एक से ज़्यादा डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। अब यहाँ पे जो मैंने पार्टिकल लिया वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अंदर है, इसकी एक ही डायमेंशन है। तो एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो फिर हम फिर सिर्फ उसको डेरिवेटिव में ले जाएंगे। अगर एक से ज़्यादा डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा हो तो फिर हम उसको ले जाते हैं अपना करली के अंदर, पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, पुट कर लेते हैं कि 2me ओवर एच कट का स्केयर इज इक्वल टू के स्केयर के यहाँ पे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी कर डी स्केयर साई ओवर डी एक्स का स्केयर प्लस के स्केयर साई इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी वो मैं लिख सकता हूँ डी स्केयर प्लस के स्केयर, साई को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है। अब देखें आमतौर पर हम जो कांस्टेंट पुट करते हैं वो के पुट करते हैं, वाई पुट करते हैं, जेड पुट करते हैं, कुछ भी पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने अब पुट किया के स्केयर। के स्केयर क्यों पुट किया, यहाँ पे देख लेते हो हमारे के स्केयर की वैल्यू। बेसिकली यहाँ पे जो के है यहाँ पे ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो कि 2 पाई ओवर लैम्डा को लिखा जाता है। अब लैम्डा हमारे पास जो फार्मूला होता है वो लैम्डा के हमारे पास जो वैल्यू है वो है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, और पी आ जाएगा इसका ऊपर चला जाएगा। अब पी हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है एनर्जी हमारे पास होती है पी स्क्वेयर ओवर 2m के इक्वल, इज इक्वल टू पी स्क्वेयर ओवर 2m। ये एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी कह लें आप, एनर्जी का ये फार्मूला। तो यहाँ से अगर मैं पी निकालना चाहूँ तो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m इंटू ई, और पी स्क्वेयर है तो दोनों तरफ मैं स्क्वेयर रूट ले लूँगा। तो यहाँ पे p की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 2m ई। तो यहाँ पे जब मैं k की वैल्यू पुट करता हूँ 2 पाई ओवर h इंटू पी की जगह पे 2m ई का स्क्वेयर रूट, इस तरह से मैंने p की वैल्यू पुट कर दी। अब h की हमारे पास क्या वैल्यू है, यहाँ पे हम देखते हैं कि h कट जोन सा है h ओवर 2 पाई के इक्वल है। h कट बराबर होता है h ओवर 2 पाई का, और इस 2 पाई को मैं बटे में ले जाऊं तो मेरे पास फिर जो k की वैल्यू बनेगी, k की जो वैल्यू बनती है वो बनती है 2me ओवर h कट। इस तरह से मेरे पास k की वैल्यू बनती है। तो यहाँ से फिर के स्क्वायर मेरे पास ये इक्वेशन बन जाती है। अब मेरे पास जो इक्वेशन बन रही है ये डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ी है, इसका सोल्यूशन जो सा होता है वो होता है साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी काज के एस। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके फिर आगे हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन जो सा हमारे पास मिलता है वो इस तरह से मिलता है। अब जो हमारे पास साई है, साई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, स्पेस का फंक्शन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साई ऑफ एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे साइन एक्स और काज के एक्स ये तुम्हें पता है, लेकिन हमें ए और बी कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, अब इन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हम निकालते हैं अपनी इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस को लगा के। अब इनिशियल जो बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास क्या थी, एक बात आपने ध्यान से याद रखनी है कि जो हमारा पार्टिकल है, पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ इस रॉड के अंदर जिसकी लेंथ 0 से L के बिटवीन है इधर लाई कर रहा है, ना इस साइड पे पार्टिकल है ना
उस साइड पे पार्टिकल है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस लेंथ के अंदर होगा। यहाँ पे भी पार्टिकल अगर मौजूद नहीं है तो डेफिनेटली उसके साथ वेव भी नहीं है, पार्टिकल नहीं तो उसका फिर वेव फंक्शन भी आउटसाइड नहीं है। इसी तरह अगर मैं इस रीजन की बात करता हूँ, यहाँ पे अगर पार्टिकल नहीं है तो पार्टिकल का वेव फंक्शन भी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास वेव फंक्शन हमारे पास ज़ीरो होगा एट x इज इक्वल टू ज़ीरो पे, और वेव फंक्शन अगेन ज़ीरो होगा एट x इज इक्वल टू एल के ऊपर। अब ये हमारे पास वो दो कंडीशन है, जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हम अपना साई निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इस पर कंडीशंस पुट कर लेते हैं और ए और बी कांस्टेंट जो वैल्यूज़ वो निकाल लेते हैं। पहली हमारे पास कंडीशन क्या थी कि एट x इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर वेव फंक्शन हमारे पास नहीं मिलेगा, इस वाल के ऊपर हमारे पास वेव फंक्शन मौजूद नहीं है, और ना ही एट x इज इक्वल टू एल के ऊपर हमारे पास वेव फंक्शन मौजूद है, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल मौजूद नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पे वेव फंक्शन भी मौजूद नहीं होगा। तो पहले हम कंडीशन जब लगाते हैं साई ज़ीरो पे, डेफिनेटली ये ज़ीरो के बराबर आएगा। तो यहाँ से हम a साइन के ज़ीरो प्लस बी काज के ज़ीरो, काज ज़ीरो तो 1 बन जाता है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा b, और साइन ज़ीरो पे ज़ीरो बन जाता है इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि b की यहाँ से जो कीमत निकलती है वो ज़ीरो निकलती है, एक हमारे पास कीमत निकल आई। अब हमने दूसरी लिमिट अप्लाई करनी है। दूसरी क्या, अगेन साई हमारे पास ज़ीरो होगा एट एल के ऊपर, तो a साइन के एल प्लस बी की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो होगी तो वो सारा फंक्शन को क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। और साई हमारे पास जब ज़ीरो इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के इंटू एल। अब यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो ज़ीरो इज इक्वल टू ए साइन के एल। अब यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकालनी है। एक बात, या तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू ज़ीरो होगा या फिर साइन के एल इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। यहाँ पे ए ज़ीरो नहीं हो सकता, क्यों, ए अगर ज़ीरो होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो पार्टिकल है उसके साथ वेव फंक्शन वो ज़ीरो है, ए ज़ीरो हो ही नहीं सकता। अगर ए ज़ीरो हो गया, दोबारा सुन लें, अगर ए ज़ीरो हो गया तो उसकी में जब प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो इसके ऊपर फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो फिर यानी कि पार्टिकल इस वेल के अंदर मौजूद ही नहीं है। एक ज़ीरो का मतलब ये है कि पार्टिकल इस वेल के अंदर मौजूद ही नहीं है। और फिर अगर ये ज़ीरो नहीं हो सकता तो फिर इसका मतलब क्या, डेफिनेटली साइन के एल इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ से साइन के एल इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ पे के एल की मैं वैल्यू निकाल दूँ, के एल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो। तो के एल इज इक्वल टू साइन ज़ीरो कब होता है, पाई पे, यानी कि मैं एन पाई इसको लिख देता हूँ। यहाँ से के की अगर वैल्यू मैं निकालूँ तो एन पाई ओवर एल। अब यहाँ से के की मेरे पास वैल्यू ये निकली है, एक के की वैल्यू ये है और दूसरी के की वैल्यू हमने शुरू में जो पुट की थी वो हमारे पास था के इज इक्वल टू 2m ओवर एच कट का स्केयर, वो के स्केयर की वैल्यू हमारे पास थी, हमने जो ये पुट की हुई है 2m ओवर एच कट का स्केयर इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे भी अगर मैं स्केयर ले लूँ तो ये सारा बन जाएगा स्केयर बन जाएगा। अब इन दोनों के को मैं स्केयर जो है इनको मैं कॉमन कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने से हमारे पास वैल्यू बनती है वो 2m ओवर एच कट का स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर पाई स्केयर ओवर एल का स्केयर। अब यहाँ से एच कट का स्केयर, एच कट की जो हमारे पास वैल्यू है वो एच कट बराबर है एच ओवर 2 पाई। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ इसकी तो स्केयर लेंगे तो एच का स्केयर बन जाएगा और 2 पाई की जगह पे 4 पाई बनेगा, 4 पाई बनेगा, तो वो 4 पाई आ जाएगा ऊपर, इस तरह से बटे का बटा ऊपर आ जाएगा। यहाँ से मैं ई की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ एनर्जी की तो यहाँ पे बनती है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये एच का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा बटे में 2m, 2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई में कर देता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 8m पाई स्क्वायर, 8m पाई स्क्वायर इंटू एल का स्क्वायर। अब ये पाई पाई से कैंसिल तो ये वैल्यू बनती है एन स्क्वायर एच स्क्वायर और 8m एल का स्क्वायर ए की एन, ये मेरे पास एनर्जी की वैल्यू बनती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे एन जोन सा है वो एन हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसको मज़ीद हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि एन क्या है। हम यहाँ पे जो निकाल रहे हैं वो बेसिकली हमने निकालना है ए कांस्टेंट।
ए कांस्टेंट निकालना चाह रहे हैं। हमने किसी लेक्चर में ये पढ़ा है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। जब हम किसी पार्टिकल का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी तो हमें ये बताएगी कि वो पार्टिकल उस लिमिट के अंदर मौजूद है या नहीं है। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन निकालते हैं, नॉर्मलाइजेशन हम यूज़ कब करते हैं? नॉर्मलाइजेशन हम तब यूज़ करते हैं जो वेव फंक्शन के साथ जब हमारा कोई कांस्टेंट मौजूद हो, वेव फंक्शन के साथ कोई हमारा कांस्टेंट मौजूद हो, उस कांस्टेंट को निकालने के लिए हम अपना यूज़ करते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है कि हम इंटीग्रल लेते हैं होल एलिमेंट पे, 0 से L लेंथ है, इसको हम 0 से L लेंथ पे, और जो हमारा वेव फंक्शन आया था उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। हमारा जो वेव फंक्शन आया था वो वेव फंक्शन क्या था? 0 से L a साइन ऑफ kx, ये हमारे पास वेव फंक्शन था। जब वेव फंक्शन को उसी कॉन्जुगेट के साथ, ये रियल है तो उसी का कॉन्जुगेट a साइन kx ही आ जाएगा। रियल है तो रियल की वजह से उसका जो वेव फंक्शन आएगा वो सेम यही आ जाएगा, a साइन kx। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इंटीग्रेट कर दें 0 से L, ये बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ kx। इस तरह से a स्क्वायर बार कांस्टेंट है इंटू डी ऑफ एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन का dx मौजूद है। यहाँ से फिर a स्क्वायर कांस्टेंट बाहर ले लेता हूँ 0 से L साइन स्क्वायर kx। अब ये हाफ एंगल के अंदर जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर kx की वो बनती है 1 माइनस काज 2x बाई 2 इंटू डी ऑफ एक्स। इसको मैं हल करूँगा, इसका इंटीग्रल ले लेते हैं। ए स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, इसको भी मैं बाहर ले लेता हूँ। पीछे मेरे पास 1 माइनस कास 2x, तो बनता है 1 dx 0 से L माइनस काज 2x dx 2kx आएगा, सॉरी ये kx भी आएगा, kx 0 से L। इस तरह से मैंने इसका अब इंटीग्रेशन करनी है। 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास होगी x, ये कांस्टेंट ओवरऑल कांस्टेंट है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं a/2। जब 1 का हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो x बनेगी, और जब लिमिट ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगी L अपर। अब ये माइनस ये वाली आ रही है। अब cos 2x का जो इंटीग्रेशन है वो साइन 2kx और 2k 0 से L, इसकी ये लिमिट बनती है। अब यहाँ से मज़ीद a²/2 सेम वैसे का वैसे ही, ये L माइनस, अब इसके ऊपर हम अपर लिमिट जब अप्लाई करेंगे साइन 2k अपर लिमिट L ओवर 2k माइनस लोअर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो साइन 0 बन जाएगा ओवर 2k, इस तरह से। अब a²/2 इंटू L माइनस ये साइन 2k L/2k माइनस साइन 0 पे 0 होता है, 0 बन जाएगा। अब सिर्फ हमारे पास ये वैल्यू बचेगी पीछे, इसको हम लिख सकते हैं a²/2 इंटू L माइनस साइन ऑफ 2kL ओवर 2k। जो हमारे पास वैल्यू बनती है कुछ इस तरह से वैल्यू बनेगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि k की जो वैल्यू है, k की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो मैं देख लेता हूँ कि जो k की हमारे पास थी n π/L, k हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी n π/L, वो वैल्यू हम इस k की जगह पे अब लगा देते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास सूरत बनती है a²/2 इंटू L माइनस साइन 2k की वैल्यू n π/L, इधर भी 2k n π/L, ये L से कैंसिल हो जाएगा, ये साइन 2 n π मतलब 0 है, तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो जो हमारे पास आंसर बचता है वो बनता है a²/2 इंटू L, a²/2 इंटू L, जो कि हमारे पास 1 की इक्वल। नॉर्मलाइज जो कंडीशन होती है वो साई इंटू साई स्टेरिक इज इक्वल टू 1 की आती है। ये सारा फैक्टर हमारा 1 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ a की, तो a मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा 2/L का होल का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास L की वैल्यू बन जाएगी।
2/L। अब ये L की वैल्यू मैं अपने वेव फंक्शन के अंदर पुट करूँगा तो हमारे पास है वेव फंक्शन, कंप्लीट वेव फंक्शन आ जाएगा। देखते हैं हम किस तरह से पुट करते हैं। हमारा जो वेव फंक्शन था साई, वो था a sin kx, a sin kx। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू मेरे पास 2/L का स्क्वायर रूट और साइन kx। तो ये हमारे पास वेव फंक्शन था जो हमारे पास निकला था। ये हमारा वो वेव फंक्शन है जो हम निकालना चाह रहे थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से। तो बेसिकली जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो काम है वो यही है कि हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपना वेव फंक्शन साई निकाल सकते हैं। अब हमने पिछले एनर्जी का एक फार्मूला लिखा था, जो हमारे पास एनर्जी का जो फार्मूला निकला था वो था E = n² h² और 8ml का स्क्वायर। ये हमारे पास n² h² 8ml का स्क्वायर हमारे पास फार्मूला था जो एनर्जी का फार्मूला था। अब मैं आपको बताता हूँ कि एनर्जी किस तरह से हम निकालते हैं। यहाँ पे भी हमारा स्मॉल n है इस तरह से। अब जो यहाँ पे स्मॉल n है, ये वाला n, ये क्वांटम नंबर को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ज़ाहिर कर रहा था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें पता है 1 2 3 4 ये स्टार्ट होते हैं, 1 से शुरू होता है, 0 से शुरू नहीं होता। अगर मैं अब यहाँ पे En है मेरे पास, En = n² h² और 8ml का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं n की जगह पे 1 2 3 पुट करता जाऊँगा, वैल्यूज़ को मैं अरेंज करूँगा। अगर 1 पुट करेंगे तो h का स्क्वायर और 8ml स्क्वायर आ जाएगा। मैं अगर 2 पुट करूँगा n की जगह पे तो ये 4h² और 8ml स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा 4E1। इसी तरह जब मैं E3 पुट करूँगा ये 9h का स्क्वायर और 8ml का स्क्वायर, यानी कि 9E1 बनेगा। अगर मैं E4 पुट करूँगा यहाँ पे ये 16h² और 8ml का स्क्वायर = 16E1 बन रहा है। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास एनर्जी की क्वांटाइज्ड वैल्यू आ रही है, डिस्क्रीट वैल्यू आ रही है। डिस्क्रीट कैसे, यानी कि 1 है 4 9 16। अगर मैं यहाँ पे अगर एनर्जी, ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल, ये E1 एनर्जी लेवल, ये E2 एनर्जी लेवल, E2 एनर्जी लेवल, E3 एनर्जी लेवल और ये E4 एनर्जी लेवल। यहाँ पे मैं नॉमिनेट कर देता हूँ, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है और ये E4 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं और इनकी एनर्जी है वो क्वांटाइज है। डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि पॉइंट में नहीं है, पॉइंट्स में नहीं, 1 है 4 है 9 है 16 है और ये इक्वल नहीं है, यानी कि जैसे सेम गैप भी हमारे पास नहीं आ रहा। क्वांटाइज कैसे होते हैं? जैसे एक सीढ़ी होती है, ये हमारे पास एक सीढ़ी है जिनके इसके हर स्टंग के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एट अबाउट 1 फीट का डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे 1 फीट कह लें हम, वैसा डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे है तो डिस्क्रीट लेकिन डिस्टेंस उतना सेम है नहीं, लेकिन है डिस्क्रीट। अब हम समटाइम कहते हैं कि यार अगर हमने किसी सीढ़ी के ऊपर या लैडर के ऊपर चढ़ना है तो किस तरह चढ़ेंगे? या तो हम इस पहली सीढ़ी पे आएंगे, या फिर हम दूसरे पे होंगे, तीसरी पे होंगे, चौथी पे, या पाँचवीं या छठवीं पे। कभी भी हम कहेंगे जी 2.5 लैडर, इतना लैडर के ऊपर हमने चढ़ना है, या 1.2 चढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। या तो हम एक लैडर के एक स्टंग के ऊपर चढ़ेंगे, या दूसरे के ऊपर, या तीसरे के ऊपर, या चौथे पे, या पाँचवें या छठवें पे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम आधी सीढ़ी चढ़ेंगे या 3/4 सीढ़ी चढ़ेंगे, हमेशा हम कंप्लीट चढ़ेंगे या बिल्कुल भी नहीं चढ़ेंगे। तो डिस्क्रीट का मतलब यही है कि हम एक डिस्क्रीट वैल्यू आ रही है, 1 है 4 है 9 है और 16 है। तो इसका मतलब क्या, जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज है जो कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है। और इनकी जो एनर्जी है वो क्या है? क्वांटाइज एनर्जी है। डिस्क्रीट इनकी जो एनर्जी है वो, इस पार्टिकल की एनर्जी लेवल्स वो क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स है। अच्छा, एक बात ये, दूसरी बात ये कि जो उस पार्टिकल की मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी, इसको जिसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी, वो ज़ीरो नहीं है।
उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद है, h²/8ml²। ये उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी। इसको मैं अगर कह दूं, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी एट n = 1 के ऊपर, ठीक है। ये हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। ग्राउंड स्टेट की मतलब एनर्जी, तो वो एनर्जी जो इसके मिनिमम एनर्जी लेवल है उसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ ना कुछ मौजूद है, ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं है। अगर वो ज़ीरो होता तो इसका मतलब क्या था कि इलेक्ट्रॉन उस डीप इन्फिनिट पोटेंशियल वेल के अंदर रेस्ट की हालत में है, लेकिन वहाँ पर वो रेस्ट की हालत में नहीं है, वो उसके अंदर मूव कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि उसकी एनर्जी ज़ीरो नहीं, और इसी को हम ज़ीरो एनर्जी लेवल बोलते हैं। ये ज़ीरो एनर्जी बोलते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस लेवल के अंदर ज़ीरो नहीं, वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट्स के अंदर या उस वेल के अंदर वो मूव कर रहा है, लेकिन वहाँ पर उसकी वैल्यू एनर्जी की ज़ीरो नहीं है। अब नेक्स्ट हम प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमने फार्मूला लगाया कि साई एक्स का हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी निकल आती है। प्रोबेबिलिटी का हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, फार्मूला बनता है, जो सोल्यूशन आया। अब यहाँ पे आप 3 ग्राफ देख रहे हैं, 4, जिसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी वर्सेस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने ग्राफ बनाया। अब जब मैंने एन की जगह पे 1 पुट किया, एन की जगह पे 1 पुट किया, जो क्वांटम नंबर था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन की जगह पे 1 पुट किया, तो मेरे पास कुछ इस तरह से ग्राफ मिला। यानी कि हम पार्टिकल की हर जगह पे प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की, 0 से L के बिटवीन तमाम जगह पे मौजूद है पार्टिकल, हो सकता है, लेकिन कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम है। इसकी मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो इस पॉइंट के ऊपर है कि पार्टिकल सबसे ज़्यादा पाए जाने के चांसेस उसके सेंटर में है, उसके सेंटर में है। अगर मैं जब n की पावर 2 पुट करता हूँ, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब मैं 2 पुट करता हूँ, तो 2 पुट करने की वजह से मेरे पास जो पीक्स बनती हैं कुछ 2 बनती हैं इस तरह से। इसका मतलब क्या कि पार्टिकल मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे हैं या यहाँ पे, इन दोनों जगह पे पार्टिकल पाया जाता है, लेकिन पता नहीं कहाँ इसमें है या उसमें। क्योंकि इसके अंदर हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जब हम n = 2 पुट करते हैं जहाँ पे पार्टिकल के प्रोबेबिलिटी 0 है, यहाँ पे पाया नहीं जा सकता। यहाँ इस एरिया में भी पाया जा सकता है और पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी इस एरिया में भी मौजूद है, इक्वली मौजूद है, इस एरिया में भी और इस एरिया में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा इन दोनों एरिया में इस सेंटर में मौजूद है। लेकिन ये सेंटर जो है, इस सेंटर के अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी मौजूद नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो। इसका मतलब पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी इन दोनों जगहों पे पाए जाने की मैक्सिमम है। अगर मैं जब 3 पुट किया, 3 पुट करने से हमारे पास 3 पीक्स आती हैं, 1, 2 और 3, और 3 ही ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी इस पार्टिकल की पाए जाने की 0 है, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब फिर क्या कि जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी इस मैक्सिमम पीक्स के ऊपर ज़्यादा पाई जाती है। अब कंसीडर कर ले तो मैं जो n जोन सा क्वांटम नंबर 1 से ज़्यादा, यानी कि मैं ढेर सारे पुट कर देता हूँ, n की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 5000 पुट कर लेते हैं या हम 1000 पुट कर लेते हैं, तो जो हमारे पास ये पीक्स मिलेंगी उस लेंथ के अंदर 0 से L के बिटवीन कुछ इस तरह से मज़ीद कंजस्टेड होती जाएंगी। मज़ीद जब कंजस्टेड होंगी, बहुत क्लोज हो जाएंगी, तो ये लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरह से ये हमें महसूस होगा। इसका मतलब क्या कि पार्टिकल के पाए जाने की एबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी स्ट्रेट लाइन, मतलब कि हर जगह उसकी प्रोबेबिलिटी मौजूद है। वो पार्टिकल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यही क्वांटम मैकेनिकल का एक दिलचस्प बात है कि उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी वो पाया जा सकता है, यहाँ पर भी पाया जा सकता है, वो यहाँ पे भी पाया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे पार्टिकल ना तो क्रॉस कर सकता है, ना यहाँ पे पाया जा सकता है। तो यही इसमें दिलचस्प बात है कि पार्टिकल हालांकि क्रॉस भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसकी प्रोबेबिलिटी हर एरिया में इक्वली मौजूद है। लेकिन जब हम हायर क्वांटम नंबर की बात करते हैं, हायर क्वांटम नंबर की बात करते हैं, तो जो हमारा ग्राफ होता है वो लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब कि उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी अब यूनिफॉर्म हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्लासिकल पार्टिकल होता है, अगर किसी क्लासिकल पार्टिकल को इसी तरह अगर हम, यानी कि कोई बॉक्स है, उसको हम किसी 2 दीवारों के अंदर उसको मूव करवाएं, तो बॉक्स क्या होगा, वो यूनिफॉर्म इधर से इधर और लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट उसके अंदर मूव करेगा। यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी, इस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म है इस बॉक्स के अंदर। और इसका जो हमें ग्राफ मिलता है,
जो हमें ग्राफ मिलता है वो हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो जैसे ही इसका ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब हम हायर क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो हायर क्वांटम नंबर के ऊपर भी हमें जो पार्टिकल का जो ग्राफ है वो लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन की शक्ल में यूनिफॉर्म मिलता है, लाइक अ क्लासिकल ग्राफ की तरह। तो यही बोर ने कहा था, बोर का कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल है कि क्लासिकल के रिजल्ट और क्वांटम के रिजल्ट, जब हम लार्ज क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो दोनों के रिजल्ट्स सेम आते हैं, और इसी को हम बोहर का कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल कहते हैं कि क्लासिकल के रिज़ल्ट और क्वांटम के रिज़ल्ट एक लिमिट पे जाके दोनों के दोनों रिज़ल्ट सेम हो जाते हैं, और लेकिन वो होता कब? जब वो हायर क्वांटम नंबर पे हम जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि किस तरह हमने पार्टिकल की ट्रैप हो गया तो उसे एक इन्फिनिट डीप पोटेंशियल वैल के अंदर, और वहाँ से वो एस्केप नहीं कर सका और वो उसी के अंदर मूव करता जा रहा है। और हमने प्रोबेबिलिटी बताई है, एनर्जी हमने बता दी थी कि उसकी एनर्जी स्टेट्स कैसी हैं, उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी एनर्जी क्वांटाइज है, डिस्क्रीट है, और साथ हमने ये भी बताया कि पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्लासिकल के अंदर और क्वांटम के अंदर किस तरह होती है। और लास्ट में हमने थोड़ा सा ब्रीफ किया कि बोहर का कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल के जैसे जैसे हम क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो ग्राफ होता है वो क्लासिकल के अकॉर्डिंग होता जाता है, और इसी को हम बोहर का कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक की ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं अपनी मेरे से, और अपनी राय का कीमती राय का इज़हार भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।